हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इसी तरह ये जो टॉपिक है बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो दिस इज माय ऐप एडुसम। अगर आपने इसको डाउनलोड नहीं किया तो गूगल प्ले स्टोर से फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। ये जो ऐप है डेट इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। ये काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। और काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के हैं, तो इंडियन इकोनॉमी का भी स्ट्रक्चर कोर्स जहाँ पे अवेलेबल है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा जो गवर्नमेंट है वो जो इन इकोनॉमी की ग्रोथ होती है उसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को एक्सेलरेट करती है। इसके माध्यम से वो रेगुलेट एंड कंट्रोल करती है। हाँ, हमारी इकोनॉमी जैसे जो है तीन सेक्टर होते हैं: एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर एंड इंडस्ट्री सेक्टर। तो एग्रीकल्चर के अंदर ज्यादा लोग एंगेज हैं। अगर हमने अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो प्रोसेस है उसको हमें एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा जो गवर्नमेंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को रेगुलेट करती है, एक्सेलरेट करती है, ताकि इकोनॉमी जो है कंसिस्टेंट वे से ग्रो कर सके। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है एक रोड मैप है जिसके द्वारा हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट करते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर वो सारे रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स आ जाते हैं जिसके द्वारा इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस को रेगुलेट किया जाता है। और जिस डायरेक्शन के अंदर देश चाहता है, देश की तरक्की है, उसी डायरेक्शन के अंदर उसको मूव किया जाता है। और यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस, जो इंडस्ट्री को रेगुलेट किया जाता है ताकि रीजनल जो है डेवलपमेंट हो सके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, एम्प्लॉयमेंट जो है उसके अंदर इंक्रीज हो सके और रीजनल इम्बैलेंसेस खत्म हो सके। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो उसी एरियाज में जाता है जहाँ पे उसको प्रॉफिट होता है, और उसकी जो कैपेसिटी होती है वो भी लिमिटेड होती है। वो रिस्की वेंचर के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, इवन उन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इन्वेस्ट नहीं करता जहाँ पे गेस्टेशन पीरियड लॉन्ग होता है। तो वो जो है सरकार को कदम उठाना पड़ता है। और उसी तरह इंडस्ट्रियल पॉलिसी इसलिए भी चाहिए होती है क्योंकि हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है डेट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसके अंदर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दे को एग्जिस्ट। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट किया जा सके ताकि वो उसके लिए एक अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिजाइन की जाए, और उसी तरह फॉरेन सेक्टर को रेगुलेट किया जाए, तो उसके इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए होती है। तो सबसे पहले हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी दैट वाज 1948, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ फ्री इंडिया दैट वाज डिक्लेयर्ड ऑन 6 अप्रैल 1948। डेट श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे जिन्होंने इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अनाउंस किया। और ये हिस्टोरिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस वक्त जो इंडस्ट्री की पोजीशन थी, इंडस्ट्री जो थी दैट वाज इन वेरी बैड शेप। तो इस पॉलिसी के माध्यम से मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट भी स्टार्ट हुआ। यहाँ पे इस पॉलिसी के अंदर जो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर हैड एनफ अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एंड प्रोग्रेस। तो यहाँ पे हम चार तरीके से जो इंडस्ट्री 1948 के ये फीचर्स हैं इसको चार वे से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का मतलब है कि यहाँ पे ये जो एरियाज हैं वो रिजर्व है पब्लिक सेक्टर, इसके अंदर कोई और इंडस्ट्री मतलब प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता। इन दिस कैटेगरी थ्री इंडस्ट्री वर इंक्लूडेड, over which state will have full control. It includes industries like the arms and ammunition, atomic energy, and railway. पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर, इसके अंदर सिक्स की इंडस्ट्रीज थी जैसे कोयल, आयरन एंड स्टील, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग, मिनरल ऑयल, टेलीफोन केबल्स एंड वायरलेस अपरेटस इंडस्ट्री। यहाँ पे था कि अगर ये न्यू इंडस्ट्री सेटअप होती है तो डेट विल ओनली सेटअप इन प्राइवेट सेक्टर, ओनली सेटअप इन पब्लिक सेक्टर। हाँ, जो एग्जिस्टिंग प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये यूनिट्स लग चुके हैं, they will continue to be managed and developed for the next 10 years by the private sector. Private industries with government control.
के अंदर 18 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी, जैसे ट्रैक्टर इंडस्ट्री, हैवी मशीन, टूल्स मैन्युफैक्चरिंग, कॉटन टेक्सटाइल, सीमेंट पावर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे वो प्राइवेट सेक्टर के मैनेजमेंट ऑनरशिप के अंदर थी, और यहाँ पे वो जो है गवर्नमेंट की जो है कंट्रोल रहेगा उनकी प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग पॉलिसी के रिगार्डिंग। प्राइवेट इंडस्ट्री विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इसके अंदर जो रिमेनिंग ये जो तीन क्लासिफिकेशन हैं, इनके अलावा जो इंडस्ट्रीज रैंक हैं वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेगी। प्राइवेट सेक्टर जो है बिना किसी स्टेट इंटरवेंशन के इनको रन कर सकता है, बट गवर्नमेंट की सुपरविजन रहेगी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 ने इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, तवज्जो दी। हाई प्रायोरिटी था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको फेयर वेज रेट मिलना चाहिए, वर्कर का सोशल सिक्योरिटी, रिटायरमेंट के टाइम पे मतलब सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, और दे शुड पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट डिसीजन में। और 1948 की जो पॉलिसी थी, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, विद ए व्यू टू जनरेटिंग मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटस दिया गया। फोकस किया गया कि ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव होती है और बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, तो इनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, और कोशिश की जाए कि स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप किए जाए जो इनको फाइनेंस की सुविधा दे। Foreign capital was to be welcome, but only if directed toward joint venture, with dominant role of the Indian capital and management. ये फॉरेन कैपिटल को भी यहाँ पे प्रमोट किया गया, बट ज्यादातर शेयर जो है वो इंडियन का ही होना चाहिए। और इसी तरह ही जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, और जो इंडियन यूनिवर्सिटीज थी उनको फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट की जो टैरिफ पॉलिसी थी उसमें भी चेंजेस किए गए। और हेवी टैरिफ जो थे, अगर वो बाहर से कोई मतलब बाहर से इंपोर्ट होती थी तो उसके ऊपर काफी हैवी टैरिफ लगाए गए थे। और इसी तरह ही हैवी टैरिफ वर इम्पोज टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, बट इसी की तरह था कि कंज्यूमर को ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। सोशल ओवरहेड कॉस्ट, तो इसके अंदर था कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल जो है उसको भी मतलब डेवलप किया जाए। और एक प्लानिंग कमीशन भी जो था वो सेटअप किया गया ताकि जो देश है उसके लिए 5 ईयर प्लानिंग बने और प्लान तरीके से जो है डेवलपमेंट हो सके। ये जो पॉलिसी थी इसका जो फोकस था दैट वाज ऑन नेशनलाइजेशन, तो जिसकी वजह से क्या था कि लोगों के मन के अंदर इनसिक्योरिटी, और जिसकी वजह से इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पा रही। So now we will understand the industrial policy of 56. Industrial policy was redefined with the launch of the second 5 year plan. सेकेंड 5 ईयर के अंदर जो मतलब ज्यादा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसके अंदर एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था। सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था। और बेसिक जो ऑब्जेक्टिव थे कि हैवी और बेसिक और मशीन मेकिंग इंडस्ट्रीज जो है डेवलप होनी चाहिए, इनकम और वेल्थ इनक्वालिटीज रिड्यूस होनी चाहिए, लार्ज एंड ग्रोइंग कॉर्पोरेट सेक्टर एस्टैब्लिश होना चाहिए, और मोनोपोली और जो इकोनॉमिक पावर है दैट शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड ओनली फ्यू हैंड्स, उस पे रिस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए। तो यहाँ पे इंडस्ट्री को तीन भागों में क्लासिफाई किया गया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का जो रोल था वो डिफाइन किया गया। ए इंडस्ट्री, शेड्यूल ए इंडस्ट्री, इसके अंदर 17 सच इंडस्ट्रीज आ जाती थी जो कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए ही थी। जैसे कि आर्म एंड नॉमिनेशन, एटॉमिक एनर्जी, आयरन एंड स्टील, हैवी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, मिनरल ऑयल, कोयल, एयर ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, shipping, telephone, wireless apparatus, copper, lead and zinc, mineral generation of electricity, etc. शेड्यूल बी के अंदर 12 इंडस्ट्रीज थी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन थी, और जिसके अंदर क्या था कि साइमल्टेनियसली प्राइवेट सेक्टर भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। मशीन टूल्स, ड्रग्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, रोड्स एंड सी ट्रांसपोर्ट आर इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स। शेड्यूल सी के अंदर क्या था कि जो ए और बी के अलावा जो ए और बी के अंदर जो कवर नहीं है वो सी कैटेगरी में आ जाती थी, और ये सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर के लिए एक्सक्लूसिव थी। बट उसके अंदर भी था कि जो हमारे देश के ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है, सोशल जस्टिस के साथ ग्रोथ होनी चाहिए, तो उसी के साथ मैच होनी चाहिए। अब जो प्राइवेट सेक्टर थी कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, उसको भी प्रॉपर फैसिलिटी मिलनी चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर।
और इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 के अंदर था कि कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्री, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव होती है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती हैं और रीजनल जो लोगों के अंदर हैव्स और हैव नॉट के बीच में एक गैप है उसको रिमूव कर सकती हैं। तो कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर भी काफी फोकस रखा गया। और इसके अंदर ये भी ऑब्जेक्टिव था कि जो बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ होनी चाहिए, ये नहीं कुछ एरिया ज्यादा डेवलप हो जाए और कुछ एरिया बहुत बैकवर्ड रह जाए। तो बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री जो है उनको भी प्रायोरिटी स्टेटस दिया गया। मतलब वहां पे इंडस्ट्री सेटअप की जाए जहाँ पे उनको कंसेशंस दिए जाए लोगों को, ताकि बैलेंस तरीके से जो है रीजनल ग्रोथ हो सके। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर भी मतलब काफी सारी मॉडिफिकेशन की गई और बहुत सारे कंसेशन दिए गए, ताकि फॉरेनर जो है वो हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट कर सके। और इंडस्ट्रियल पीस जो थी, एक इंटरेस्ट ऑफ वर्कर को प्रोटेक्ट करना है और एक कंड्यूसिव वर्क एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करना है। और उसी तरह अरेंजमेंट विल बी मेड टू इम्पार्ट टेक्निकल एंड मैनेजरल ट्रेनिंग टू पर्सोनल टू बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। ये जो प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर है उनको टेक्निकली और मैनेजरियली उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनको डेवलप करना है, उनको ट्रेनिंग देना है। स्पेशल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस मैनेजमेंट कोर्सेज विल बी स्टार्टेड, ताकि उनको डेवलप किया जा सके। Proper amenity for the laborer. Arrangements are made to provide proper amenity to the laborers like social security, meals, pension benefits. और यहाँ पे क्या था कि जो लेबर क्लास है उसके लिए स्पेशल एफर्ट्स लगाए गए, ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनकी क्वालिटी जो है लाइफ की बढ़े। और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, यहाँ पे था कि एफिशिएंट मैनेजमेंट होनी चाहिए। और यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का जो था रोल जो था उसको ज्यादा हाईलाइट किया गया कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर पब्लिक सेक्टर प्लेज ए वेरी वाइटल रोल। यहाँ पे था कि जो भी हमने डेवलपमेंट करनी है, जो भी ग्रोथ करनी है, उसका जो था कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है दैट इज ऑन सोशलिस्ट पैटर्न, मतलब सोशल जस्टिस के साथ हमने ग्रोथ करनी है। और यहाँ ये नहीं था कि प्राइवेट सेक्टर के रोल को हमने अंडरमाइन करना है। और इसको हेक्सागन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहा जाता है जो 1956 की है। तो यहाँ पे था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर जो है पब्लिक सेक्टर प्लेज ए वेरी वाइटल रोल। मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज को हमने किस तरह से खत्म करना है और न्यू एंटरप्रेन्योर को किस तरह से इनकरेज करना है, स्मॉल स्केल सब्सिडरी एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री को किस तरह से हमने इनकरेज करना है। और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का जो शेयर था ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के अंदर 46 टू 66 हो गया था। और उसी तरह एफिशिएंट कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट एंटरप्रेन्योर चाहिए इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। सबसे पहले ये जो 1956 की जो पॉलिसी थी, एक तो था कि अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं खत्म कर पाई। रूरल और अर्बन ग्रोथ के अंदर काफी सारी मतलब खाई थी। तरह ही, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई और स्मॉल स्केल को सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दी गई। फॉरेन टेक्नोलॉजी के अंदर ज्यादा रिलाई किया। और पब्लिक सेक्टर की जो परफॉर्मेंस थी दैट वाज वेरी पुअर। और कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट की गई और एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया गया। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 77, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 77 है दैट वाज अनाउंस्ड ऑन 30 दिसंबर 77। जनता गवर्नमेंट अनाउंस्ड ए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसको बाद में रिप्लेस किया गया था 23 जुलाई 1980 को कांग्रेस गवर्नमेंट की सरकार ने। 77 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इसका जो फोकस था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा था। कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर टू बिकम द सेंटर स्टेज ऑफ द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ प्लेस इन प्लेस ऑफ बिग इंडस्ट्रीज। मतलब यहाँ पे जो फोकस था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हमने डेवलप करना है कि रेदर देन हमने लार्ज स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करना है। यहाँ था कि जो ग्रोथ का प्रोसेस है डिसेंट्रलाइज हो जाए ज्यादा, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है लेबर इंटेंसिव है, ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। प्रोडक्शन आइटम जो थी स्मॉल स्केल के लिए जो रिजर्व थी वो पहले 180 थी, अब उसका नंबर बढ़ा के कर दिया गया था 504। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर जो थे हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेटअप किए गए थे, ताकि वो स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट को एक ही छत के नीचे सारी सर्विसेज प्रोवाइड करे, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे, क्रेडिट और मार्केटिंग फैसिलिटीज। और उसी तरह ही लाइसेंसिंग पॉलिसी जो थी इंट्रोड्यूस की गई, ताकि जो बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको मॉनिटर एंड कंट्रोल किया जा सके।
सेल्फ सफिशिएंसी वाज आइडेंटिफाइड विद द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इंपोर्ट जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री थी, जो के लिए इंपोर्ट को लिबरली परमिट किया गया था, एक्सपोर्ट को भी मतलब इनकरेज किया गया, वो भी इंक्रीज हो। इसके द्वारा कस्टमर एक्साइज ड्यूटी के अंदर काफी सारी छूट दी गई, रिलैक्सेशन दी गई। और उसी तरह ये था कि हमें वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई नहीं करना, हमें डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करना है, जो हमारे देश के मीन्स के साथ ही है। बट उसी तरह क्या है कि जो टेक्नोलॉजी हमने यूज करनी है उसकी एफिशिएंसी को हमने अंडरमाइन नहीं करना। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के ऊपर भी जो था फोकस किया गया था। Licenses were to be issued for establishment of industry behind the specified limit of the metropolitan cities। कि यहाँ पे था कि जैसे बैलेंस तरीके से हर एरिया डेवलप होना चाहिए, वर्कर की पार्टिसिपेशन जो थी उसको भी इनकरेज किया गया। और जो सिलेक्टिव सिक इंडस्ट्रीज थी कि उनके लॉस को मिनिमाइज किया जाए, गवर्नमेंट ने उनको जो है टेक ओवर किया। और गवर्नमेंट ने जो है उनके लिए प्लान्स बनाए कि किस तरह से हम उनको टर्न अराउंड कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको रिवाइव कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1980, ये जो पॉलिसी थी 23 जुलाई 80 को कांग्रेस गवर्नमेंट ने अनाउंस की। तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी 56 के ऊपर बेस्ड है। जो इसकी मेन लिमिटेशन 77 की थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को उसने इग्नोर कर दिया। और यहाँ पे गलत नोशन जो थी कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जो है एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव है, रेदर रियलिटी के अंदर दे बोथ कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट ईच अदर। और स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल का भी आपस में एक दूसरे को ऑपोजिट मतलब अपोज करते हैं। तो ये जो इसके ड्रॉबैक्स है 77 के। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 की जो थी कि यहाँ पे था कि जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को अगर हमने इंक्रीज करना है, तो जो हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को हमें इंक्रीज करना है, हाई प्रोडक्टिविटी और ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके। रीजनल इम्बैलेंसेस जो है उसको भी हमने दूर करना है, क्योंकि बैकवर्ड एरियाज के अंदर इंडस्ट्रीज को सेटअप करना है। उसी तरह जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी उसको डेवलप करने के लिए पहले उसकी जो लिमिट थी इन्वेस्टमेंट जो थी 10 लाख से उसको बढ़ा दिया गया 20 लाख। एंसिलरी इंडस्ट्री के अंदर 15 से जो लिमिट थी उसको 25 लाख किया गया। और जो टाइनी थी उसके अंदर 1 लाख से 2 लाख किया गया। और उसी तरह खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज को भी डेवलपमेंट को भी प्रमोट किया गया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। और उसी तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को मजबूत करने के लिए कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट बेस के ऊपर भी फोकस किया गया। और उसी तरह क्या है कि हमने एक्सपोर्ट करनी है, और उसके साथ ही क्या है कि अगर हमें टेक्नोलॉजी और रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने पड़ते हैं तो उस चीज़ को भी कंसिडर किया गया, उस चीज़ को हमने इग्नोर नहीं किया। और पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग था उसकी एफिशिएंसी को भी हाई प्रायोरिटी दी गई, कि किस तरह से जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेन करना है, जो प्रोफेशनल एप्टीट्यूड के हैं उनको ही मैनेजर अपॉइंट करना है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज टू बी इनकरेज इन द एरिया ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, जहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं थी। और उसी तरह पावर ट्रांसपोर्ट जो है, एनर्जी वगैरह जो है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्रिएट करना, ताकि इंडस्ट्री के ग्रोथ के अंदर कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आनी चाहिए। और उसी तरह प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं वो होर्डिंग होर्डिंग मतलब ये नहीं कि आर्टिफिशियल स्केर्सिटी करेंगे या स्पेकुलेशन के अंदर इंगेज करेंगे, तो प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना।